वेलकम टू यूनिमॉन्क्स। आज हम लोग केमिस्ट्री का आपका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है 12th क्लास का सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो सॉलिड स्टेट हमें पढ़ना है जो कि मैटर के हमें पता होते हैं कि 3 स्टेट होते हैं मेनली। ठीक है, सॉलिड होता है, एक तो सॉलिड होता है, फिर लिक्विड होता है, ठीक है, लिक्विड होता है और गैसियस स्टेट होता है, राइट, गैसियस स्टेट होता है। ये 3 मेन स्टेट होते हैं। ऑल्दो हमें पता है कि प्लाज्मा होता है और बॉन्ड कंडेंसेट होता है और ये सब होता है, तो ये सब ज़्यादा वो नहीं बनना कि हाँ भाई मैम और भी ज़्यादा स्टेट्स होते हैं, ऐसे नहीं करना। ठीक है, 3 मेन है तो हम 3 मेन पढ़ेंगे। ठीक है, आपके सिलेबस में ये 12th का फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, और ये है लिक्विड। लिक्विड हम किस में पढ़ते हैं? सेकेंड चैप्टर होता है जो सॉल्यूशन 12th में। ठीक है, सॉल्यूशन, ये सॉलिड स्टेट फर्स्ट चैप्टर हो गया। और गैसेस वाला कौन सा पढ़ते हैं? 11th में पढ़ते हैं। ठीक है, गैसेस वाला 11th वाले में आता है आपका। ठीक है, तो स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ते हैं। ठीक है, गैसेस वाला। तो आज हम सॉलिड स्टेट से स्टार्ट करने वाले हैं कि सॉलिड स्टेट कैसा चैप्टर है, क्या होता है। फर्स्ट हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि सॉलिड हम किसे कहते हैं। अ फॉर्म ऑफ मैटर विच पोजेसेस डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। ठीक है, हम सबको पता है। ठीक है, ये जैसे मेरा पेन है, ठीक है, तो ये सॉलिड कंसीडर करेंगे कि हम नहीं, सॉलिड है ये। ठीक है, हम लोग इसे बेंड नहीं कर सकते, इसका वॉल्यूम कम नहीं कर सकते, इसका शेप चेंज नहीं कर सकती मैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड है कि स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का मतलब क्या होता है? इसके बीच में हमें पता है मैटर्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स उससे बने होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं इसमें, जिससे बनकर वो मैटर बनता है। ठीक है, तो इंटरमॉलिक्यूलर जो इसका डिस्टेंस है वो बहुत ही कम है, तो हमारा सॉलिड का ये एक मतलब ये सारी प्रॉपर्टीज है हमारे सॉलिड की। अगर ये प्रॉपर्टीज किसी भी ऑब्जेक्ट से मैच होती है तो आपको पता चल जाता है कि हाँ भाई ये चीज क्या है, सॉलिड है। या फिर अगर कोई अदर पर्टिकुलर सेट ऑफ प्रॉपर्टीज होते हैं वो अगर मैच कर जाता है तो आपको पता चल जाता है कि ये पर्टिकुलर चीज लिक्विड है या फिर गैस है, ऐसे पता चलता है आपको। ठीक है, थर्ड है हाई डेंसिटी। ठीक है, सॉलिड वाले जो मैटर्स होते हैं उनकी क्या एक विशेषता होती है कि हाई डेंसिटी होती है। डेंसिटी क्या होता है हमारा? डेंसिटी क्या होता है हमारा? मास अपॉन वॉल्यूम, है ना। तो जो ये रेशियो होता है हमारा मास अपॉन वॉल्यूम का, वो बहुत ही हाई होता है सॉलिड्स में। उसके बाद है लो फ्लूइडिटी। ठीक है, ये बह तो नहीं रहा है ऐसे, मैं ऐसे पकड़ के बैठी हुई हूँ तो ये बह रहा हो, या फिर ऐसे मैं मोल्ड कर सकती हूँ, ऐसे तो नहीं हो रहा ना। रबर को हम इजीली मोल्ड कर सकते हैं, हालांकि वो भी सॉलिड होता है बट वो डिफरेंट टाइप ऑफ सॉलिड होता है, वो हम आगे देखेंगे कि हम क्यों बेंड कर सकते हैं उसे। ठीक है, तो लो फ्लूइडिटी पता है आपको, बहने की क्षमता होती है, बट इसमें नहीं है। उसके बाद है रिजिडिटी। ठीक है, हमारे सॉलिड्स रिजिड होते हैं, तो ये सारे क्वालिटीज हो गई हमारी किसकी? सॉलिड की क्वालिटीज हो गई। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि व्हाई सॉलिड्स हैव रिजिडिटी। ठीक है, क्यों रिजिड होते हैं सॉलिड? ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से सॉलिड्स रिजिड? पहले मैंने आपको प्रॉपर्टी बता दी कि सॉलिड्स रिजिड होते हैं। ठीक है, उसके बाद अब मैं ये बता रही हूँ कि रिजिड क्यों होते हैं। ठीक है, तो रिजिड क्यों होते हैं भाई? इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इज वेरी शॉर्ट। ठीक है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, जैसे कि हमें पता है कि सारी चीजें एटम से मिलके बनती है। ठीक है, तो एटम मान लीजिए, मैं एग्जांपल देती हूँ, मान लो ये 2 है। ठीक है, ये 2 एटम है, तो आपका जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, ये न्यूक्लियस है बीच में, ठीक है, इसका जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में सॉलिड में, वो बहुत ही कम होता है। ठीक है, बहुत पास एकदम पास जुड़े हुए हैं सॉलिड वाली जो चीज़ है, तो उनका डिस्टेंस जो न्यूक्लियस के बीच में है वो बहुत ही कम है, जिसकी वजह से ये रिजिड होते हैं। और क्या रीजन है रिजिड होने का? इंटरन्यूक्लियर फोर्सेस आर वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, अब डिस्टेंस कम है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कम है, तो ऑब्वियसली उनकी फोर्सेस क्या होंगी? स्ट्रॉन्ग होंगे। हम लोग बहुत सारी टाइप की फोर्सेस देखते हैं। ठीक है, लो वीक टाइप की फोर्सेस होती हैं, डाइपोल इंटरैक्शन होता है। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग टाइप की कौन सी होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होती हैं। तो ये हम डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस पढ़ते हैं कि नहीं, धीरे मतलब जो वीक होती हैं, जो स्ट्रॉन्ग होती है, तो इसमें क्या होती है? स्ट्रॉन्ग होती है, इंटरन्यूक्लियर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती है, जिसकी वजह से ये रिजिड होते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं, एक और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहले हम थर्ड पॉइंट देख लेते हैं, उसके बाद मैं बताती हूँ। पार्टिकल्स हैव फिक्स्ड पोजीशंस। ठीक है, जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, जो मैंने आपको बताया, वो एक ही जगह पे फिक्स रहते हैं। ठीक है, ऐसे बहते नहीं रहते, जैसे पानी में कैसे बहते रहते हैं सारे, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। लेकिन इसमें क्या होता है? इसमें नहीं बहते, जो सॉलिड होता है उसमें नहीं बहते, एक जगह चिपके पड़े रहते हैं, मतलब एकदम बिल्कुल एकदम पास। ठीक है, ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल पास होते हैं, फिक्स पोजीशन पे होते हैं, हिलते डुलते नहीं है, तो इसकी वजह से उनमें रिजिडिटी होती है। ठीक है, तो फिक्स पोजीशन ये हमने पढ़ लिया। और एक पॉइंट मैं क्या बता रही थी आपको, ये एडिशन पॉइंट है
कि ऑसिलेट करते हैं वो लोग, ठीक है। अब जैसे बाकी के जो पार्टिकल्स हैं वाटर में और या फिर गैस में, तो फिर वो लोग क्या करते हैं, ऐसे बहते रहते हैं, उनके बीच में बहुत ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन इसमें नहीं होता, ऑल्दो इनमें ऑसिलेशन की प्रॉपर्टी होती है, ये आपस में ऑसिलेट करते, वाइब्रेट कर सकते हैं अपनी मीन पोजीशन पे, ठीक है। तो ये इनकी बहुत ही अच्छा कैरेक्टरिस्टिक होता है कि ऑसिलेट कर सकते हैं, वाइब्रेट कर सकते हैं अपने मीन पोजीशन पे, ठीक है। और आपको पता चल गया होगा अब ये कि मेन पॉइंट्स क्या है इसके रिजिड होने के, सॉलिड के, ठीक है, रिजिडिटी शो करने के। उसके बाद देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स, ठीक है, जो कि आपने अगर पढ़ा है, थोड़ा सा रफ आइडिया होगा, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं हमारे और अमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं, ठीक है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हो गए हमारे और अमॉर्फस सॉलिड्स हो गए। और क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हम लोग ट्रू सॉलिड्स भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, ट्रू सॉलिड्स कहते हैं। और अमॉर्फस सॉलिड्स को क्या कहते हैं, सूडो सॉलिड्स कहते हैं, ठीक है। क्रिस्टलाइन को क्या कहते हैं, ट्रू, और अमॉर्फस को क्या कहते हैं, सूडो सॉलिड्स कहते हैं। हम ये आगे देखते हैं कि इन्हें सूडो सॉलिड्स आखिर क्यों कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो फर्स्ट इज क्रिस्टलाइन का क्या है, एक रेगुलर शेप है। क्रिस्टलाइन जो सॉलिड्स होते हैं हमारे, दो टाइप के सॉलिड्स हमने देख लिए, ठीक है। तो पहले हम क्रिस्टलाइन की बात कर रहे हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं हमारे, कि उनका रेगुलर शेप होता है, उनका मतलब ऐसे मतलब आगे अगर मैं आपको एग्जाम्पल में बताऊं तो आपने आगे देखा होगा कि ये देखो, जैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में कैसे एग्जाम्पल्स हैं, NaCl, KNO3, ठीक है। और उसमें अमॉर्फस में कैसे है, रबर, प्लास्टिक, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे पॉइंट क्या समझा रही हूँ कि रेगुलर शेप आपने देखा है, NaCl नमक होता है हमारा, तो वो कभी मतलब शेप चेंज हो गया हो भाई, मॉलिक्यूल्स उसके जो छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं कि भाई उसका शेप चेंज हो गया हो, ऐसा तो नहीं होता। सारे मतलब ऐसे दाने दाने जैसे होते हैं, उनका शेप तो चेंज नहीं होता ना। लेकिन हम लोग रबर को देखते हैं, हम लोग यूं कर देते हैं उसे, कैसे भी मोड़ देते हैं उसे, ठीक है। प्लास्टिक को मेलिएबल कर देते हैं, तो मेलिएबल तो चलो केमिकल प्रॉपर्टी हो गई, मतलब वैसे भी तो हम प्लास्टिक को मोड़ सकते हैं ना, ऐसे दबा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो उनका इरेगुलर शेप होता है, ठीक है, और इसका रेगुलर शेप होता है। ये पहला मेन डिफरेंस है जो आपको ध्यान रखना है कि शेप के बेसिस पे हमें अगर बताना हो कि भाई क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड में क्या डिफरेंस होता है, तो वो यही होता है कि रेगुलर शेप होता है और अमॉर्फस का क्या होता है, इरेगुलर शेप होता है, ठीक है। एग्जाम्पल से भी मैंने बता दिया, तो आपको याद रहेगा कि अमॉर्फस सॉलिड्स का इरेगुलर शेप होता है। उसके बाद सेकंड है कि हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स, ठीक है। अब इनका क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बहुत ही एक लॉन्ग रेंज ऑर्डर में अरेंज होते हैं, जो कि हमारा तीसरा पॉइंट है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि लॉन्ग रेंज मेल्टिंग पॉइंट और इसमें होता है लो मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। अब हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, शार्प मेल्टिंग पॉइंट क्यों होता है, क्योंकि इनका जो अरेंजमेंट होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का, वो बहुत ही स्पेसिफिक और यूनिक होता है, इधर उधर जाता नहीं है, रैंडम नहीं होता, ठीक है। रैंडमनेस नहीं होती है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में, बल्कि अमॉर्फस सॉलिड्स में होती है। तो अगर कोई परफेक्ट लॉन्ग रेंज तक ऐसे बना रहे अगर कोई चीज़, तो फिर हम उसे क्या बोलते हैं, मतलब वो क्या करते हैं, मेल्टिंग पॉइंट शार्प देता है, ठीक है। और वहीं दूसरी जगह अमॉर्फस सॉलिड क्या करता है, लो मेल्टिंग पॉइंट देता है हमारा, क्योंकि उसका कुछ भी डिफाइंड नहीं होता, ठीक है। उसका शेप जो है, उसकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, अंदर एटम्स है, उनका जो अरेंजमेंट है मॉलिक्यूल्स का, वो डिफाइंड नहीं होता, इधर उधर होता है, रैंडम होता है, जिसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट उसका लो होता है अमॉर्फस सॉलिड का। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। तीसरी एनाइसोट्रॉपिक, ठीक है, एनाइसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक, ठीक है, ये हमें ध्यान रखनी है। अब एनाइसोट्रॉपिक में क्या बोलना चाहता है वो, एनाइसोट्रॉपिक से हम क्या समझते हैं कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, मेरे को लगता है आपको दिख रहा होगा इसमें, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं हमारी, जैसे कि क्या, थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है, और क्या होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, और भी होती है हमारी। तो वो सब जो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, वो डिफरेंट होती हैं डिफरेंट डायरेक्शंस में। अगर आप इधर निकल जाओगे क्रिस्टलाइन सॉलिड में देखने के लिए, तो आपको अलग थर्मल कंडक्टिविटी दिखाई देगी, ठीक है। इधर निकल जाओगे तो अलग दिखाई देगी, इधर निकल जाओगे तो अलग दिखाई देगी, ठीक है। तो अगर डिफरेंट डायरेक्शन चेंज करोगे, तो डिफरेंट डायरेक्शंस में आपको ये सारी डिफरेंट प्रॉपर्टीज, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, वो डिफरेंट मिलेंगी। बल्कि अमॉर्फस में क्या होता है कि ऐसा नहीं होता, फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो रैंडम नहीं होती, फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो सेम रहती हैं, सेम इन ऑल डायरेक्शंस,
ठीक है, इसका मतलब होता है आइसोट्रॉपिक। आइसोट्रॉपिक होता है, कौन सा होता है हमारा, अमॉर्फस सॉलिड होता है, आइसोट्रॉपिक होता है। आइसोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है हमारी, जैसे कि थर्मल कंडक्टिविटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, तो ये सब हमारी डिफरेंट नहीं होती है डिफरेंट डायरेक्शन में, क्योंकि उसमें रैंडमनेस सेम है। मतलब इस डायरेक्शन में चले जाओ तो रैंडमनेस सेम है, इस डायरेक्शन में चले जाओ तो रैंडमनेस सेम है। तो रैंडम इतना होता है उसका जो मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट होता है, जो कि वो सेम ही दिखाता है हर डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो उसकी वजह से ये क्या हो गया, आइसोट्रॉपिक। ये बिल्कुल स्टार मार लो इस वाली प्रॉपर्टी पे, ठीक है। इसी से क्वेश्चन आता भी है कि कौन सा सॉलिड एनाइसोट्रॉपिक है और कौन सा आइसोट्रॉपिक है, ठीक है। तो ये स्टार मार लो, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। उसके बाद हम लोग फोर्थ देखें तो, इसके बाद हम फोर्थ देखें तो क्या है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर। लॉन्ग रेंज ऑर्डर, जब मैं आपको ये बता रही थी रेगुलर शेप होता है, ठीक है, तो उसका जो अरेंजमेंट होता है, जो हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो एटम्स होते हैं, उनका जो अरेंजमेंट होता है वो लॉन्ग रेंज तक सेम होता है। मतलब जैसे पर्टिकुलर अरेंजमेंट है, मान लो ऐसे है कि मतलब ऐसा अगर अरेंजमेंट है तो आपको लॉन्ग रेंज तक ऐसे ही दिखाई देगा, ठीक है, ऐसे ही दिखाई देगा। बल्कि अमॉर्फस में ऐसा नहीं होता, अमॉर्फस में डिफरेंट होता है। आपने अगर अपने उसमें एनसीईआरटी में देखा हो, अगर कोई एक डायग्राम ऐसे करके बना हुआ है हेक्सागोनल शेप में, तो वो बड़े मॉलिक्यूल्स छोटे मॉलिक्यूल्स ऐसे कंस्टिट्यूटेड है। बल्कि क्रिस्टलाइन में ऐसा नहीं है, आप जाके डायग्राम देखना, उसमें बिल्कुल एकदम परफेक्ट शेप में बना हुआ है ऐसे, और उसमें मॉलिक्यूल्स ऐसे बने हुए हैं, ठीक है, एक ही साइज के। तो एक ही साइज का, एक ही टाइप का अरेंजमेंट दिखता है फॉर द लॉन्ग ऑर्डर, ठीक है। इसीलिए उनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है, डेफिनेट होता है, शेप भी डेफिनेट होता है, ठीक है। इनका होता है शॉर्ट रेंज ऑर्डर, इनका होता है शॉर्ट रेंज ऑर्डर। क्यों? क्योंकि शॉर्ट रेंज ऑर्डर में क्या होता है, कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं, तो वो शॉर्ट रेंज दिखाते हैं। मतलब थोड़ी दूर के लिए एक अरेंजमेंट है एक टाइप का, और फिर उसके बाद चले तो भाई दूसरा हो गया। ये क्या मतलब है, मतलब ऐसे ही, तो यही तो रैंडमनेस है, ठीक है। तो थोड़ी दूर तक चले तो एक जैसा हो गया, और फिर उसके बाद चले तो डिफरेंट हो गया, फिर उसके बाद डिफरेंट हो गया, क्या पता वही वाला सेम रिपीट कर दे, ठीक है। तो यही रेंज, लॉन्ग रेंज ऑर्डर और शॉर्ट रेंज ऑर्डर, इसी की वजह से हम लोग देखते हैं ऐसे टाइप ऑफ सॉलिड्स में। उसके बाद है ट्रू सॉलिड्स एंड सूडो सॉलिड्स, ठीक है। इन्हें ट्रू सॉलिड्स बोलते हैं। ट्रू सॉलिड्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो हमारे सॉलिड्स हैं उनकी ये प्रॉपर्टीज होती हैं, और ये जो सूडो सॉलिड्स होते हैं इनकी ये प्रॉपर्टीज होते हैं। लेकिन सूडो सॉलिड इसे बेसिकली इसलिए भी और बोला जाता है, यहाँ पे जगह नहीं है, एक सेकेंड मैं चलो इधर ही बता देती हूँ, ठीक है। तो हमारा जो नया ग्लास पेन देखा है आपने, ग्लास पेन, ग्लास विंडो, जैसे आपके स्कूल्स में या फिर बड़े बड़े जो बिल्डिंग्स होती हैं उसमें देखा होगा आपने, बड़े बड़े ग्लास पेन्स लगे होते हैं, ठीक है। तो उसमें ग्लास पेन, जो फ्रेश ग्लास पेन होता है वो ऐसे ही होता है, बिल्कुल स्ट्रेट, उसमें कुछ नहीं दिखाई देता आपको, ठीक है, एकदम बढ़िया साफ सुथरा सा होता है, एकदम चमकदार, ठीक है, उसमें आप अपना फेस देख सकते हो। लेकिन आप कभी पुराने देखे, पुराने मतलब कहीं पे ग्लास पेन्स, उसमें क्या होता है, यहाँ पे नीचे धीरे धीरे आपने देखा होगा डिपॉजिट हो जाता है ऐसे, ठीक है, मतलब जैसे थिक हो जाते हैं, वो मोटे हो जाते हैं नीचे से। अगर आपने ध्यान से देखा हो, कहीं ऑब्जर्व पक्का किया होगा, ठीक है, या फिर आपको याद आ रहा होगा अभी कि हाँ भाई मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया था, ठीक है। तो जो फ्रेश हमारे ग्लास पेन्स होते हैं उनमें ऐसा नहीं होता, वो तो स्ट्रेट होते हैं एकदम। लेकिन जो हमारे ऐसे ग्लास पेन्स होते हैं जो बहुत पुराने होते हैं, बहुत सारे साल हो गए होते हैं उन्हें, तो उसमें नीचे थिकनेस आ जाती है, वो और कुछ नहीं होता, हमारा जो लिक्विड होता है, ये ग्लास होता है ना, वो सूडो सॉलिड इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो धीरे धीरे बहुत ही कम, उससे कम स्पीड से नीचे आता रहता है और नीचे डिपॉजिट हो जाता है। तो नीचे क्या होता है, ऊपर तो थिन हो जाता है ग्लास पेन और नीचे थिक हो जाता है, ठीक है। तो इसी की वजह से इन्हें सूडो सॉलिड्स कहा जाता है कि भाई ये सूडो है, ठीक है, ट्रू नहीं है, दिखावा है इनका, ठीक है, नकली सॉलिड्स है ये। और ये कौन से असली सॉलिड्स हैं जो अपनी शेप कभी नहीं छोड़ते, बहुत ही हार्श मेल्टिंग पॉइंट होता है इनका, और ये सारी प्रॉपर्टीज पोजेस करते हैं, ठीक है। तो सूडो सॉलिड का मतलब समझ में आ गया आपको? सूडो सॉलिड का मतलब क्या है? सूडो सॉलिड्स इन्हें, और भी आपने एक टर्म देखा होगा, ठीक है, ये मैंने अलग से लिखा हुआ है यहाँ पे, ये भी स्टार मार्क मार लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सुपर कूल्ड लिक्विड्स आपने देखा होगा, एक टर्म लिखा होगा आपकी एनसीईआरटी में, ठीक है। सुपर कूल्ड लिक्विड्स क्या होते हैं? सुपर कूल्ड लिक्विड्स
इसमें पढ़ लेते हैं। amorphous solids are also known as क्या, super cooled liquids, ठीक है, super cooled liquids because ये pseudo solids ही का एक मैं बता रही हूँ कि सूडो सॉलिड्स जो होते हैं उन्हें सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं, ग्लास को सुपर कूल्ड लिक्विड कहते हैं। क्यों कहते हैं, ठीक है, क्योंकि दे हैव हाई विस्कोसिटी। हाई विस्कोसिटी, विस्कोसिटी पता है ना आपको कि विस्कोसिटी किसे कहते हैं, मतलब जैसे हनी विस्कोसिटी मतलब द एबिलिटी टू फ्लो, मतलब कितना तेज और धीरे कोई चीज फ्लो करती है वो विस्कस होती है। हनी जैसे हमारा ज्यादा विस्कस होता है कंपैरेटिवली टू वाटर, ठीक है, तो इनका क्या होता है, हाई विस्कोसिटी होता है। सो दे हैव फ्लूइडिटी इन अ वेरी स्मॉल एक्सटेंट, ठीक है, बहुत ही स्मॉल एक्सटेंट में होती है, ठीक है, ये मैं कर देती हूँ, वेरी स्मॉल एक्सटेंट, ठीक है, तो उनकी फ्लूइडिटी क्योंकि वो बहुत ही हाई विस्कोस हैं, हाई विस्कोसिटी है, तो इसलिए उनकी जो फ्लूइडिटी है वो बहुत धीरे 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 करके नीचे आती जाती है, ठीक है, उसी की वजह से उन्हें सुपर कूल्ड लिक्विड्स कहते हैं कि भाई सुपर कूल्ड है वो, तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा रेंज में कूल है, लेकिन इवेंचुअली वो भी धीरे धीरे फ्लूइड हो रहे हैं, फ्लो हो रहे हैं, ठीक है, टाइम के साथ साथ। तो आपको सूडो सॉलिड्स का मतलब समझ में आ गया, सूडो सॉलिड्स सुपर कूल्ड लिक्विड्स सेम चीज़ है, अमॉर्फस सॉलिड का ही पार्ट है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इनके एग्जाम्पल्स, ठीक है, तो इसमें क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में NaCl है, KNO3 है, कॉपर है, क्वार्ट्ज है, SiO2, ठीक है, और NaNO3 है, I2 है, N2 है, एटसेट्रा। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताया ना कि ये सारे एग्जाम्पल्स आपके क्रिस्टलाइन में है। एज एन अमॉर्फस में कौन से देखने को मिलते हैं हमें, रबर, प्लास्टिक, क्वार्ट्ज, ग्लास, पॉलीथीन, टेफ्लॉन और एटसेट्रा, ऐसे टाइप के होते हैं। तो आपको एक बेसिक आइडिया हो गया होगा कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हमारे कौन से होते हैं, अमॉर्फस सॉलिड्स हमारे कौन से होते हैं, ठीक है। सॉलिड्स को अभी हमने सिर्फ 2 कैटेगरीज में बांटा है, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखने वाले हैं अबाउट द टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के ऊपर हम थोड़ी ज़्यादा स्टडी करेंगे क्योंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को ईजी मतलब स्टडी करना ईजी होता है, ठीक है, उनको हम ईजिली स्टडी कर सकते हैं। एज इन अमॉर्फस सॉलिड्स में बहुत ज़्यादा रैंडमनेस होती है, अभी हमने देखा कि कितनी डिफिकल्टी होती है, उनका चेंज होता रहता है ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट, इसीलिए हम लोग अमॉर्फस सॉलिड्स को स्टडी नहीं कर सकते हैं और क्रिस्टलाइन को कर सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मुझे याद आ गया, ठीक है, कि ये क्रिस्टलाइन के लिए है, ये मैं मिटा देती हूँ, ठीक है, क्रिस्टलाइन के लिए है ये, और ये अमॉर्फस के लिए है, या फिर मैं लिख देती हूँ यहाँ पे क्रिस्टलाइन C, ठीक है, क्रिस्टलाइन के लिए है कि ये क्लीन क्लीवेज देते हैं, क्लीन क्लीवेज देते हैं, ठीक है। जब आप किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड को कट करेंगे, ठीक है, तो वो आपको शार्प एजेस, क्लीन एजेस देगा, ठीक है, जब आप उसे करेंगे तो एकदम क्लीन एजेस देगा। और ये अमॉर्फस के लिए है, अमॉर्फस क्या करेगा, नॉट क्लीन क्लीवेजेस, ठीक है, ये क्लीन क्लीवेज नहीं देता है, ये क्लीन क्लीवेज नहीं देता है, ठीक है। तो क्रिस्टलाइन क्या करता है, क्लीन क्लीवेज देता है, और अमॉर्फस क्या करता है, क्लीन क्लीवेज नहीं देता है। जब हम कट करते हैं, जब हम रबर को कट करते हैं, तब आपने देखा है कि कैसे उसे कट करते हैं, तो फिर हमारा मतलब ऐसे अनइवन सा, रिजिड सा थोड़ा सरफेस मतलब होता है, अनइवन टेक्सचर्ड होता है, ठीक है। तो लेकिन आप किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड को कट करेंगे ना तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो ये एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, वो आप याद रख लीजिए, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में अब हम मिलते हैं अपने क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स डिस्कस करेंगे और उसके आगे के यूनिट्स देखेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू यूनिमॉन्क्स। थैंक यू।